हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी आपका 8th क्लास है और 8th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, भूगोल देख रहे थे हम लोग आपका पर्यावरण वाला। और इसमें हम आपका और अन्य चीजों को भी आपका देखेंगे। हम लोग देख रहे थे कि हम कैसे खनिजों को बाहर निकालते हैं, कैसे उनकी विधियां हैं, कैसे हम खनिजों को आपका संरक्षण कर सकते हैं। इसके विषय में हमने सारी चीजों को देखा। आज हमसे इससे आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हमारा जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हो जाए। ठीक, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल वर्ल्ड की तरफ कि हमारे लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं, किस तरह से हैं। इन सभी चीजों को हमने इस लेक्चर के माध्यम से एक एक करके सभी को देखा कि आपका खनिज और शक्ति संसाधन क्या है। इसके विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं आपका शक्ति संसाधन के विषय में, क्योंकि हम खनिज का संरक्षण आपका कल अपने लेक्चर में इसका पढ़ चुके थे और इसको आपका देख भी चुके थे। आज हम इससे आगे थोड़ी सी बात करेंगे और इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसी को हम लोग आपका देखेंगे भी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, शनि की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर का बटन दबाने से करती है। गीजर का बटन जानते हो बच्चों क्या होता है? गीजर गर्म पानी करने के लिए जिन चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो आपकी मशीन है, हम उसको क्या बोलते हैं? आपका गीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका गीजर कहते हैं। ठीक है, गीजर का बटन दबाने से करती है। वहीं शनि को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती हैं और इसके बाद उसके लिए ब्लेडर पर एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया है? आओ आप नाश्ता कर लो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाती हुई माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। उन माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहर में जीवन आरामदायक प्रतीत है, लेकिन विद्युत उपकरण जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक निर्भरता मांग और आपूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। क्या हुआ है कि बहुत तेजी से आपका परिवर्तन आया है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति भी आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधन को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि हम लोग उनको बदल सकते हैं। आपके परंपरागत और आपके गैर परंपरागत जो आपके तरीके हैं, उन तरीकों में हम लोग आपका इनको चेंज कर सकते हैं और इस चेंज को हम लोग आपका देख भी सकते हैं कि कैसे आपका ये है। परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। कैसे हैं? ऊर्जा के दो आपके मुख्य स्रोत हैं और जिन्हें हमको आपका देखना चाहिए। पहला है, इसमें हम लोग बात करें तो इसमें मिलेगा ईंधन। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों में द्वारा प्रयोग में लाई गई 50% से अधिक ईंधन ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? 50% अधिक ईंधन से आपका प्राप्त होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, ये है आपका लाभ, ये है हानि, ये है लाभ। ये है आपका खनिज तेल और ये है आपका प्राकृतिक गैस। आसानी से परिवहनीय यानी कि टैंकर पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। तेल अभिप्लान एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन पर अवलक्षित है।
निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा, नए ईंधन की अन्वेषण आसानी नहीं है, आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ व तेल सस्ता है। हम बात कर रहे हैं इसमें ईंधन की और बात कर रहे हैं आपका कोयला की। तो इसमें लाभ है, हानि है, लाभ और हानि दिखेगा इसको। बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्राप्त करता है। हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय उपयोग है, परंपरागत ऊर्जा प्रदूषण फैलाने वाला है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, नवीनीकरण है और विस्तृत रूप से उपलब्ध रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, प्रदूषण का स्रोत है, परिवहन के लिए भारी है और जल विद्युत में लाभ और हानि, प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्यायन को बढ़ावा देता है, सस्ता है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन है और निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन और स्थापित कैसा है? खर्चीला है। अब देखिए थोड़ा सा इस पे आपका बात कर लेते हैं। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरातल के अंदर दबे रहे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तन हो गया है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन ऊर्जा के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या दर से इनका उपयोग कर सकते हैं व इनका निर्माण दर कहीं और अधिक है। इसके लिए शीघ्र ही ये समाप्त हो जाएंगे। कह रहे कि अगर हम इनको ध्यान नहीं देंगे और खनिज के जो भंडार हैं वो कैसे हैं? आपके सीमित हैं, वो आपके क्या हैं? लिमिटेड हैं। तो ये भंडार क्या हो जाएंगे? आपके एक निश्चित समय बाद आपके समाप्त हो जाएंगे। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ये कैसे हैं सब? ये आपका लिमिटेड है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या दर इनका उपयोग कर रही है और वह इनके निर्माण दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला ये बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इनका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योग, लोहा इस्पात, वाष्पोजन ईंधन, विद्युत में तय करते हैं। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला हम आज उपयोग करते हैं वह लाखों वर्षों में पूर्व फन और दलदली की परतों में आपका दबने से बनता है। कोयला इसके लिए अतर्थ ही धूप में जाना जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में, झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में। रानीगंज पश्चिम बंगाल में और झरिया और जो आपके धनबाद हैं, ये कहाँ मिलेगा? आपको ध्यान रखना है, ये आपको झारखंड में मिलेंगे। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमाने से रोकते हैं। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परतों के माध्यम से पाया जाता है। इसका वेदन अब तटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्र में किया जाता है। तुरंत उपरांत इसके परिष्कृत जो साला है उसमें भेजा जाता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक स्नेह तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई हाई और कृष्णा और गोदावरी का डेल्टाई रीजन क्या है? ये भारत के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र है। कैसे हैं? तेल उत्पादक आपके क्षेत्र है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस
पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, साथ ही नीमुक्त होती है और आपरस के तेल को धरातल में लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, कावेरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देश के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। कैसे हैं? इनके पास अपने प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग में तीव्रता के साथ चिंताजनक दर में इन्हें समाप्ति तक पहुंचाना है। इन ईंधनों को जलाने से निकलने वाले विषैले दूषक पदार्थ भी चिंतित का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलाना अनियंत्रित टोटी के पकड़ने के समान है, जो अत्यंत सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों का दोहन की ओर बढ़ाया जा रहा है, जो जीवाश्म ईंधनों की सस्ता विकल्प है। कैसा है? जो आपका इसका विकल्प है। जल विद्युत। बांधों में जल, वर्षा जल और नदी ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर पाइप द्वारा बहते हुए जल को स्थिर टरबाइन के ऊपर गिराते हैं। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर से विद्युत उत्पन्न करते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। ऊर्जा की कृषि का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चाइना है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं, विद्युत केंद्र हैं, जल विद्युत केंद्र। भाखड़ा नांगल बांध, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर परियोजना। देखिए, आप देखते होंगे कुछ इस प्रकार से आपके जो डैम है वो आपके बनाए जाते हैं। देखिए, ऐसे बांध बने होते हैं, आप इनको देख सकते हैं। इस प्रकार का आपका जो बांध है बना होता है, ऊपर से पानी आता है, उनको रोक लिया जाता है। यहाँ बांध में जो चेक डैम होते हैं, इनमें पानी को आपका जो आपका वाटर है, ये उसको प्रिजर्व करते हैं इस पूरे क्षेत्र में। ठीक, और ये इसके फाटक हैं। इन फाटकों के माध्यम से पानी को छोड़ा जाता है और पानी फिर इस बहाव में आगे की तरफ जो है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अब देखिए, कुछ इस प्रकार से होता है बिजली के बनने का तरीका। अब हम लोग जल को क्या करते हैं, किसी जगह इकट्ठा करते हैं, फिर उसको पाइप के माध्यम से लाते हैं, फिर यहाँ छोड़ते हैं। ये चीजें कहाँ गिरती हैं? इसकी आपके टरबाइन की पंखड़ियों पर। ये आपका टरबाइन घूमती है, इससे बिजली उत्पन्न होती है। ये बिजली यहाँ ट्रांसफर होती है, इससे फिर आपका विद्युत खंभों के माध्यम से ये देश में, आपके शहरों में, नगरों में, लोगों तक ये आपका क्या है, पहुंच जाती है। तो आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है कि कैसे आपका विद्युत आपका बनती है, और ये चीज आपको इसमें दिखाई गई है। चलिए बच्चों, समझ आया इतना? चलिए, तो कोई डाउट यहां तक? कोई चीज समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या देखना है हमें? ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, उनके विषय में हम लोगों को बात करना है और उनको हमको देखना है। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी फैलाव करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत का सूर्य, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा है उपयोग की आवश्यकता है। ठीक, इन सब की क्या पड़ेगी हम लोगों को, आपका जरूरत भी पड़ेगी। सौर ऊर्जा की ऊष्मा और प्रकाश हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेल में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है।
इसमें से कई सेलों को सौर पैनल के तापन व प्रकाशन के लिए शक्ति बढ़ाने में जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कूलर, सौर डायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात के संकेत भी होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? यातायात के संकेत भी होते हैं। अब देखिए पवन ऊर्जा की लाभ देखिए, प्रदूषण नहीं होता, एक बार स्थापित हो जाए तो विद्युत उत्पन्न में कम लागत है, सुरक्षित और साफ है। हानि क्या है कि ध्वनि प्रदूषण है, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है, रेडियो और प्रसारण के जो सिग्नल आते हैं वो करते हैं, पक्षियों के लिए हानिकारक है। सौर ऊर्जा को देख लीजिए, ये आप संतप्त है, प्रदूषण मुक्त है। हानि ये है खर्चीला बहुत है, स्रोत अभी तक विकसित होने में दिक्कत है। ज्वारीय ऊर्जा को देखिएगा, प्रदूषण आपके मुक्त है, असंप्राप्ता है, वन्य जीवों के लिए दिक्कत है, दोहन में आपका बहुत ज्यादा आप ही समझिए कठिनाई है दोहन में। ठीक, परमाणु को समझ सकते हैं, जो भूत तापीय ऊर्जा है इसको देख सकते हैं कि क्या लाभ है और भूतापीय के क्या हानि है, इसको भी आप समझ सकते हैं और इसको भी आप बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं। ठीक, इन सब चीजों पर अब देखिए कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग में सौर तपक, सौर कूलर, सौर डायर के साथ साथ समुदाय की रोशनी देने और यातायात संकेत के भी करते हैं। पवन ऊर्जा पर देखिए, पवन ऊर्जा का एक असममित स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने, चल्लाकार में आती हैं। वर्तमान पवन चक्कियां में तीव्र गति से चलती हवा पवन चक्कियों को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्र, पर्वतीय घाटी में प्रबल आपकी लगातार जो हवाएं हैं वो आपका देखने के लिए हमको मिलती हैं, चलती हैं। साथ ही वहां स्थित है पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मन, डेनमार्क, यूके, स्पेन में पाए जाते हैं। ये जो ऊर्जा उत्पादन के उल्लेखनीय है और कैसे हैं कि जो ऊर्जा उत्पादन करते हैं उनके लिए उल्लेखनीय है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर पर्याप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के संकेतक में संग्रहक ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु क्षेत्र के बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान के कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। कह रहे कि देखिए जो आपकी परमाणु विद्युत ऊर्जन होती है, सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप, ये सबसे ऊपर कंट्री है। भारत में राजस्थान और झारखंड में क्या है, यूरेनियम के बहुत बड़े निक्षेप है। ठीक, अगर हम भारत में बात करें कहाँ कहाँ पर आपके परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो आपके तमिलनाडु का क्षेत्र है कलपक्कम, महाराष्ट्र का तारापुर, राजस्थान का कोटा, उत्तर प्रदेश का नरोरा और कर्नाटक का कैगा। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या है आपका परमाणु ऊर्जा यूनिट यहाँ पर आपकी लगी हुई हैं और हम लोगों को आपका ये यूनिट आपका देखने के लिए मिलती है। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा इस पे आपको बात करनी है, इस पर देखना है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा इतना। आगे देखिए, भूतापीय ऊर्जा, हम बात कर रहे हैं आपका भूतापीय ऊर्जा की। ताप ऊर्जा में पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी
यह तापमान भू ऊर्जा भू सतह को गर्म झरने के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने के लिए उपयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में की जाने की लाई जाती है। यूएस विश्व में सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख में पूंगा घाटी में स्थित हैं। तो ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र हम लोगों को यहाँ आपका इसमें आपका देखने के लिए आपको मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है ये चीजें। यहाँ आपका लगा है आपका टरबाइन, यहाँ लगा है जनरेटर, और ये है आपकी स्टीम। यहाँ से कुएं से इस माध्यम से ऐसे इसको निकाला जाता है, ये जोड़ा जाता है। ये आपको सब देखना होगा। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए दोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने से बंधे निर्माण में किया जाता है। अब देखिए कैसे होता है। इस तरह से लगाते हैं इनको, ये यहाँ इसके अंदर पानी घुसता है, फिर ये चलती हैं, फिर आपका टरबाइन होती है, आपकी जनरेटर लगा होता है। इस प्रकार से बिजली का जो उत्पादन है ये आपका यहाँ होता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि कैसे इनका उत्पादन हो रहा है, क्या चीजें। ठीक, समय ज्वारों का ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुसने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। कैसे हैं आपके ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। अब बात करेंगे बायोगैस की। जैव अपशिष्ट जैसे मृतक पौधों और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट कैसे ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैव अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस के संयंत्र में अपघटित होता है, जो अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है, और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वोपरि है, लेकिन इस ऊर्जा का दोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करे, यह विभिन्नता ला सकते हैं। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें, ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। ठीक, अब देखिए किस तरह से हम इनको रोकते हैं। आप इसको देख सकते हैं कैसे ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। देखिए समझिए इनको। विश्व का पहला ज्वारीय स्टेशन फ्रांस में बनाया गया। सबसे पहले ज्वारीय ऊर्जा को निर्मित करने के लिए फ्रांस में ये चीजें आपकी सबसे पहले डेवलप हुई हैं बच्चों। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पूछिए इसमें कुछ डाउट हो। अब देखिए कुछ नाप के रिएक्टर इस प्रकार होता है। अब यहाँ पर गर्म जल होता है, ठीक, नाप के रिएक्टर में वो भाप यहाँ बनती है, और ये भाप आपका किसे घुमाती है, वो आपके टरबाइन को घुमाती है। जनरेटर आता है, इससे बिजली बनती है, और इस तरह से बल्ब चलता है। ये सौर ऊर्जा प्राप्त करने के पैनल हैं बच्चों, जो आपकी छतों पर आप देखते हैं शीशे के लगे होते हैं। आप इनको गौर से देख सकते हैं, ये आपके सौर ऊर्जा के पैनल हैं जो आपके वहां लगे होते हैं। देखते रहिए आप, इसमें समझिए इसको अच्छे से। इन सबको देखिए कैसे आपका ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, ईंधन है, कोयला है, जल विद्युत है। इनके लाभ और हानि को देखिए। देख लिया बच्चों। देखिए यहाँ से हमने आज अपने लेक्चर को आपका प्रारंभ करा था, और इसी को हमने इसमें देखा था। चलिए, तो पूरे चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से देखा, पढ़ा और जाना। एक एक करके हमने सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम जो है इसके बात करेंगे, इसके जो आपके प्रश्न उत्तर हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से आपका जरूर देखने का आपका प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न उत्तरों को हम लोग देखते चलेंगे।
अब देखिए इसमें पहला प्रश्न है, इसको ही देख लीजिए। प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिज के नाम बताइए। कह रहा है कि आपको उन 3 खनिज के नाम बताने हैं। 3 में आप 4 कर सकते हैं, 3 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, जिनका आपके दैनिक जीवन में रोज आप जिनका प्रयोग करते हैं। चलिए इसको घर से करके लाइए, नहीं तो कल मैं आपके सारे प्रश्न कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को हमने खनिज और शक्ति संसाधन को पूरा अच्छे से पढ़ा। खनिजों को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, शक्ति संसाधन के कौन से स्वरूप है, परंपरागत, गैर परंपरागत, विद्युत, आपका सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत, जल, किस प्रकार से, इन सभी चीजों को हमने अपने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छा करके हमने इसको देखा, हमने इनको पढ़ा, हमने इनको समझा, एक एक करके हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपका देख लिया और बहुत अच्छे से हमने इनको पढ़ लिया और इनको समझ लिया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई भी डाउट बनता है, कोई भी आपका कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो आज हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।